हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास अकाउंट्स का चैप्टर 3 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। इस वाली वीडियो में ये पूरी की पूरी वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके डेडिकेटेड है। इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे, ऑब्जेक्टिव जानेंगे, फीचर जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। उससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़ों रुपए का बिजनेस है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स खुद बनाता हूँ। देखो अकाउंट्स कैसे बनाओ, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ओके, मैंने गुड्स बेचे 10 लाख के संजय को। मैंने सामान खरीदा विजय से 50 लाख का। मैंने घर के लिए सामान यूज किया 1 लाख का। क्या क्या कह रहे हो? क्या पागलपंती चल रही है? सही में पागलपंती ही चल रही है। इमेजिन करो कोई करोड़ों रुपए की कंपनी है, वो अकाउंट्स इस तरीके से बना रहा है। चलो मैंने हिंदी में लिख दिया, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। आई सोल्ड गुड्स टू संजय ₹10 lakh। आई परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 50 लाख रुपीज। आई यूज गुड्स इन माई होम फॉर पर्सनल पर्पज 1 लाख रुपीज। ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में पता नहीं क्या बकवास सी, मतलब कुछ लिखा हुआ है, हालांकि मीनिंगफुल लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इस तरीके से करोड़ों रुपए की कंपनी का हिसाब किताब होगा क्या? इस तरीके से मैंने फाइनली बोला जी मेरे हिसाब से मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ का है, 3 करोड़ टैक्स ले लो। ऐसे ने लिख दिया। अब बताओ, आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने इस तरीके का इस तरीके से लिखा हुआ पूरी कहानी के रूप में लिखी हुई इतनी मोटी मोटी किताबें जो इनकम टैक्स वाले को दिखाई। मैंने कहा जी देखो मेरा ये रहा सारा हिसाब किताब, मेरा 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 3 करोड़ रुपए 30% टैक्स ले लो, काम खत्म करो। उसी टाइम इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझे उठा के जेल में बंद कर देना है, मुझे भी और मेरे अकाउंटेंट को भी। अगर मैं खुद का अकाउंट हूं तो मेरे को खाली मैं ही बंद होऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या अकाउंट्स है, क्या बकवास चल रही है। तो इस बकवास को खत्म करने के लिए, इस नौटंकी को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली थे क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है? देखो अब किताब के हिसाब से मीनिंग पे जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है? नियम, कानून, गाइडलाइन, कुछ प्रिंसिपल, नियम कानून किस लिए? अकाउंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए। बोलोगे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ड्रेस स्कूल की? हाँ, कुछ वैसे समझ लो। स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, सारे बच्चे एक जैसे दिख रहे होते हैं ड्रेस में, तो वो स्कूल ड्रेस होती है। उसको यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब कुछ एक जैसा कर देना। अगर हमारे अकाउंट्स, मान लो कि त्रिपुरा जो 7 सिस्टर्स वाला राज्य है, वहां पे कोई अपने हिसाब से ऐसे अकाउंट्स बना रहा है। कर्नाटक में या केरल में बंदा अपने हिसाब से अलग अकाउंट्स बना रहा है। दिल्ली का बंदा अपने हिसाब से अलग अकाउंट्स बना रहा है। जम्मू कश्मीर का बंदा अलग अकाउंट्स बना रहा है, और गुजरात का बंदा अलग अकाउंट्स बना रहा है, और उत्तर प्रदेश का बंदा अलग अकाउंट्स बना रहा है, अपनी मनमौजी तरीके से। कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस तरीके से जो मर्जी वो लिख दे रहे हैं और अकाउंट्स बन जा रही है। तो मुझे बताओ, क्या वो अकाउंट्स किस दूसरे के समझ में आएगी? दूसरे का मतलब जो गुजरात में बंदा अकाउंट्स बना रहा है अपनी गुजराती लैंग्वेज में कुछ भी लिख दे रहा है, क्या वो साउथ वाले को समझ में आएगी? जम्मू कश्मीर वाले को समझ में आएगी? उत्तर प्रदेश वाले को या त्रिपुरा वाले को? नहीं। जो त्रिपुरा वाले ने अकाउंट्स बनाई है, क्या बाकियों को समझ में आएगी? नहीं। तो अकाउंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक जैसा करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे। अकाउंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक जैसा करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे। ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। इंग्लिश को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जापानीज बंदे से मिलोगे, तुम्हें जापानीज नहीं आती, उसे हिंदी नहीं आती, लेकिन तुम दोनों को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, कम्युनिकेट कर पाओगे ना। वैसे ही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो कुछ नियम कानून है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो अकाउंट्स को एक जैसा करते हैं। एटलीस्ट एक कंट्री में तो एक जैसा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो दिल्ली का पढ़ा हुआ अकाउंटेंट है वो त्रिपुरा की कंपनी के अकाउंट्स बना सकता है। त्रिपुरा का पढ़ा हुआ अकाउंटेंट तमिलनाडु की कंपनी के अकाउंट्स बना सकता है, और तमिलनाडु का पढ़ा हुआ अकाउंटेंट वो गुजरात की कंपनी का अकाउंट्स बना सकता है, और गुजरात का पढ़ा हुआ अकाउंटेंट दिल्ली की अकाउंट्स बना सकता है, दिल्ली की कंपनी के। क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो भैया पूरी दुनिया में सेम है। जो कंट्रीज, लगभग सारी कंट्रीज जो इंटरनेशनल बिजनेस करती है, WTO से जुड़ी हुई है, वहां पे डेबिट क्रेडिट सेम है। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। लेकिन 1973 से पहले ऐसा नहीं था। 73 से पहले हर जगह पे अलग अलग अकाउंट्स थी।
कहने का मतलब एक और एग्जांपल सुन लो दोबारा से। इंडिया में पढ़ा हुआ सीखा हुआ डॉक्टर क्या अमेरिका के बंदे का इलाज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन 73 से पहले इंडिया का पढ़ा हुआ अकाउंटेंट क्या अमेरिका में जाकर अकाउंटेंट बन सकता है? नहीं बन सकता था, क्योंकि वहां पे अकाउंट्स कुछ अलग तरीके की थी, अप्रोक्सीमेटली सेम थी लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं थी, और इंडिया में अकाउंट्स कुछ अलग तरीके से हुआ करती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये प्रॉब्लम आती कब थी, कैसे थी? मान लो कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, अब वो अमेरिकन कंपनी तो इंडिया के अकॉर्डिंग अकाउंट, वो अपने अमेरिकन के हिसाब से अकाउंट्स बनाएगी ना, और इंडिया में अकाउंट्स एक्सेप्टेड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, इंडिया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है हमें तो ऐसा अकाउंट समझ में नहीं आ रहा, हमें तो अपने हिसाब से अकाउंट चाहिए और हमें उसके हिसाब से इनकम टैक्स चाहिए। आपके हिसाब से टैक्स बनता है 10%, हमारे हिसाब से टैक्स बनता है 30%, हम तो 30% टैक्स लेंगे, ऊपर से गलत अकाउंट से आपको तो जेल में डालेंगे हम लोग। तो ये सारे पंगे को दूर करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस की सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए WTO आया था, वैसे ही पूरे दुनिया के अकाउंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। इसी तरीके से इंडिया में और पूरी दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेम करने के लिए, अकाउंट्स को एक जैसा करने के लिए एक बोर्ड का, एक कमेटी का सेटअप किया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, जो कि 1973 बनी थी। उसके बाद प्रेजेंटली इसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, और इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये क्या करता है, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इश्यू करता है, जो कि कंट्रियों के लिए होता है। अब कंट्रियों पे डिपेंड करता है कि कंट्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स जो है वो अप्लाई कर ले, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज इट इज अप्लाई कर ले, या तो उसमें थोड़े मोड़े माइनर से चेंज करके उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ले, जैसे कि इंडिया ने भी किया। ओके, प्रेजेंट टाइम में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिन्हें हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, जो कि डेवलप किए गए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड द्वारा। और इस बोर्ड का, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड है ना, इसका मेंबर ICAI भी है, यानी CA वाले भी हैं, और इसका बोर्ड ICMAI वाले भी हैं, यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसे हम CWA कहते हैं, CWA वाले भी इसके मेंबर है। इन लोगों ने तैयार कर रखे हैं कुल मिलाकर के 41 स्टैंडर्ड्स इंडिया में। ठीक है, ये 41 स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली है। इंडिया ने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं 35, जो कि इन 41 स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे ही है। इसमें 27 स्टैंडर्ड्स पुराने हैं, इसमें 8 स्टैंडर्ड नए हैं, और इंडिया ने जो खुद के अपने 35 डिजाइन किए, इनको कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोबारा सुन लो, ध्यान से दोबारा सुन लो। 1973 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी का गठन हुआ, जिसको प्रेजेंट में हम सिंपल नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कहते हैं। ओके, 77 में ICAI ने अपना खुद का एक बोर्ड, ICAI जो हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी CA का जो हेड ऑफिस है, उसने हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का गठन किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाया। उसके बाद में जो प्रेजेंट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है पूरी दुनिया में, जो IFRB द्वारा, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, वो 41 है। और इस बोर्ड का मेंबर जो है वो CA वाले भी हैं और CMA वाले भी हैं। ठीक है, इसे हम ICAI कहते हैं, CA वाले और CMA वाले, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन्हें हम CWA भी कहते हैं पुराने जमाने के हिसाब से। ठीक है, ये लोग भी इसके मेंबर है इंडिया की साइड से। ठीक है, इन लोगों ने कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड के लिए 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, और इंडिया ने इनको कुछ मॉडिफाई करके अपने लिए 35 प्रेजेंटली बना रखे हैं। आपको बुक्स में 32 दिखेंगे, 29 दिखेंगे, लेकिन प्रेजेंटली बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं CA की वेबसाइट से निकाली है। प्रेजेंटली ये 35 है। ओके, तो ये हिस्ट्री की बात हो गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मीनिंग की बात हो गई। अब बात करेंगे शॉर्टकट में, कम टाइम लेकर के, फीचर और ऑब्जेक्टिव की, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फीचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फीचर को नेचर भी कहते हैं, यानी ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पहचान होती है। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस है अकाउंट्स को यूनिफॉर्म करने के, या अकाउंट्स को करने के। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्या है? रूल्स रेगुलेशंस है, और प्रिंसिपल भी कह सकते हैं इसे हम। क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल्स है अकाउंट्स को करने के सही तरीके से। ठीक है, और इनकी वजह से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्मिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अकाउंट्स एक जैसी हो जाती है। पूरे इंडिया की तो बिल्कुल 100% सेम रहेगी, बाकी जो देश है दुनिया के, उनसे थोड़ी मोड़ी मैच करती रहेगी। और जो प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां की और इंडिया के अकाउंट्स एग्जैक्ट मैच करेगी। यानी कल को अगर आप CA बन जाते हो इंडिया से, तो आप अमेरिका में जाके CPA वाला काम कर सकते हो।
जैसे सीए, जिस जॉब को हम सीए कहते हैं इंडिया में, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उसे अमेरिका में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सीपीए कहते हैं। दोनों का डेजिग्नेशन, दोनों का लेवल सेम होता है, दोनों का काम सेम होता है। ओके, आगे बात करते हैं प्रिपेयर्ड इन व्यू ऑफ कंट्री एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, बिजनेस के एनवायरनमेंट को देख करके और कंट्री को देख करके डिजाइन किए जाते हैं। मैं जस्ट बताया ना, इंटरनेशनल 41 स्टैंडर्ड से, लेकिन इंडिया में 35 है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स इंडिया में नहीं है और कुछ इंडिया ने अपने सेपरेटली डिजाइन किए हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो एग्जांपल देख लो। यहाँ मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एग्जांपल दिया है। ये IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 09, इसलिए है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, लेकिन इंडियन कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा नहीं खर्च करती। इंडिया वाले बहुत एक्सपर्ट है कॉपी करने में। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, मेयोनीज का, आप लोग ने यूज करी होगी, आप लोगों ने खाई भी होगी, डॉक्टर ओटकर की बहुत फेमस है। मेयोनीज इंडिया ने नहीं बनाई, विदेशी लोगों ने बनाई है। उन लोगों ने क्या किया, वहां से प्रोडक्ट को कॉपी किया, यहाँ पर इंडिया बनाना शुरू कर दिया। जैसे मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, पीनट बटर का। बटर पहले से था मक्खन, पीनट बटर कहां से आया, अमेरिका से आया। अब इंडिया वालों ने बनाना शुरू कर दिया, तो वहां के लोगों ने तो इसको रिसर्च करके ढूंढा कि बटर में पीनट को पीस के, मूंगफली के दाने को पीस के मिलाए थे तो टेस्टी बन जाता है। पहली बार किसी ने गलती से कर दिया होगा या ट्रीटमेंट किया होगा, अच्छा लगा, सक्सेसफुल हो गया, मार्केट बिकना शुरू हो गया। लेकिन इंडिया वालों ने खुद का डिजाइन किया नहीं, क्या किया, कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इंडिया वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा खर्च नहीं करते, इसलिए जो 09 है ये प्रॉपर तरीके से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अप्लाई नहीं होता। तो हमें ये देखना पड़ता है डेमोग्राफी, और हमें देखना पड़ता है एनवायरनमेंट कि भाई कंट्री का बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, अगला क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, कंपल्सरी है। भाई आप ये सोच रहे आपकी मर्जी, मेरे अकाउंट्स अपनी मर्जी से बनाओगे, नहीं बेटा। इनकम टैक्स वाले जो है ना, वो आपके अकाउंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग नहीं करेंगे। और ऑडिटिंग तो करेंगे, ऑडिटिंग का मतलब जांच पड़ताल होता है। ऑडिटिंग करेंगे और पता लगेगा कि आपने उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, तो भैया आप फ्रॉडुलेंट में आ जाओगे, नहीं फ्रॉड में आ जाओगे। ठीक है, फ्रॉड उसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अगला क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं होते, ये आए दिन बदलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, अभी वेबसाइट जाके चेक करो 35 है, बुक्स में देख लो 32 दिखेंगे आपको। तो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे जो बिजनेस इंडस्ट्रियल लॉ से वो क्या कहते हैं, क्लैश होते हैं। तो क्या होता है, बिजनेस इंडस्ट्रियल लॉ को ऊपर रखा जाता है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज किया जाता है, और या तो हो सके उसे रिपील करके खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग। डाइवर्स का मतलब पता है क्या होता है, अपनी मनमौजी, हर जगह की अलग अलग। मैंने बोला ना, त्रिपुरा वाला कह रहा है मेरे को लेफ्ट में डेबिट नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, मेरे को राइट में डेबिट चाहिए। भैया ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में हो, इंडिया का रूल फॉलो करना पड़ेगा। अपनी मनमौजी अकाउंट्स नहीं चलेगी। ठीक है ना, कि आप नहीं लेफ्ट में डेबिट होता है, राइट में क्रेडिट होता है अकाउंट्स में, आपने कहा जी मेरे को तो उल्टा करना है, कुछ उल्टा करते हैं। उल्टा करने से बार बार काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे, मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी कि दिल्ली का पढ़ा हुआ अकाउंटेंट त्रिपुरा की कंपनी में जाकर अकाउंट्स कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग सेम होगी, क्योंकि दोनों की पढ़ाई एक जैसी, दोनों की अकाउंट्स एक जैसी। ठीक है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो पाएगी। हेल्प्स टू अडॉप्ट द गुड पॉलिसीज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब नई पॉलिसी आती है तो उनको अडॉप्ट करने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है, क्योंकि उसमें खुद का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बोलता है कि नए पॉलिसीज को, रूल्स रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करो। ठीक है, फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन। कंपैरिजन कहने का मतलब कैसे, भाई जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अब बोलोगे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, सिंपल समझ लो, साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का एक बहुत बड़ा अकाउंट बनाते हैं, उनका कंपैरिजन इजी हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आराम से इस बोर्ड में बन सकता है, आराम से इजीली। लेकिन वो, और चाहे कितनी करोड़ों की कंपनी की ना हो, इवन रिलायंस का भी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, RIL का भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट आराम से यहाँ बन सकता है। लेकिन रिलायंस अगर अपने अकाउंट इस तरीके से लिखित तरीके से बनाने लग जाए तो बेटा लाखों कॉपियां भर जाएंगी, लाखों मोटे मोटे रजिस्टर भर जाएंगे लाल वाले लिखने से। कंपैरिजन कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला, भाई सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स बनाओ, प्रॉफिट इस तरफ एक्सपेंसेस लिखो, इस तरफ इनकम लिखो, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करो, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। एक सिंपल अकाउंट में सारा काम हो जाता है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे जब आप आगे अकाउंट्स प्रॉपर करोगे।
लेकिन एक्चुअली हमारा इंडियन सिस्टम ही उल्टा है कि यहाँ पर क्या है कि हमें पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखोगे फिर थ्योरी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो सिस्टम है फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्या है हमारा एनहेंस रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनेगी तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसको क्या है कोई भी इंसान आकर के समझ पाएगा। इंडिया की कंपनी है, उसके अकाउंट से विदेश से आया अकाउंटेंट भी समझ सकता है, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर आप अकाउंट्स ऐसे बना के रख दो वैसे हिंदी में पूरी रिटन फॉर्म में एक पूरा ऐसे के टाइप में, तो अमेरिकन बंदा कहां से समझ पाएगा और कितनी लाइनें पढ़ेगा वो। ठीक है, रिलायंस जैसी कंपनी को अगर वो देखने के लिए, रिलायंस जैसी कंपनी के अकाउंट्स देखने के लिए आ गया तो 10 लाख किताबें भर जानी है, इतनी एंट्रियां होती है, इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो कहां से पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो इतना छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बहुत इजीली समझ में आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, तो फाइनली मैं समराइज कर देता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करती है, अकाउंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से करने में हेल्प करती है। कहने का मतलब जैसे कि आपकी खुद की जिंदगी में घर में और स्कूल में कुछ नियम कानून है ना, वैसे अकाउंट्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके नियम कानून है। उन नियम कानून को फॉलो करके अकाउंट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से बन पाएगी, एक जैसी बन पाएगी पूरी दुनिया की, पूरी इंडिया की, ताकि बाहर का कहीं का भी आदमी आकर उस अकाउंट को देख करके समझ पाएगा। ठीक है, और उसको अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंट्स बनाओगे तो आपके अकाउंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट करेगा। अब बोलोगे बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम क्यों ले रहे हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इंटरवेंशन होता है आपके अकाउंट्स में, क्योंकि उनको आपसे इनकम टैक्स लेना होता है। दूसरा ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी वाले भी, इनडायरेक्ट टैक्स वाले भी, उनको भी आपके अकाउंट से मतलब होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज का अकाउंट से मतलब है। अगर वो सही तरीके से अकाउंट्स बने होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 3 खत्म हो चुका है थ्योरी वाला। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सी यू।